चलिए तो आज सीखेंगे हम एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में कितना वर्क डन होता है। एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, इसके अंदर हमें वर्क डन निकालने हैं। इस सिस्टम में हमारे पास यहाँ कोई लिक्विड भरा हुआ है और इसको हम यहाँ से हीट देते हैं। यहाँ हम इसे हीट दे रहे हैं। अगर हम इसे हीट देंगे तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स ये दिख रहे हैं, इनकी जो खुद की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। अब इंटरनल एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो जो आपने यहाँ हीट दिया ना, इस हीट से आपको इंटरनल एनर्जी मिलेगी। ये इंटरनल एनर्जी ये जो इंटरनल एनर्जी होगी ये होगी हीट की वजह से। तो बच्चों जैसे ही इनको ये हीट मिलेगी, इनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, तो अब ये जो आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये एक दूसरे से काफ़ी दूर चले जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो लिक्विड का लेयर है ये लेयर थोड़ा सा और इंक्रीज़ हो जाएगा। ये यानी कि लेयर इंक्रीज़ हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। मान लीजिए इसका वॉल्यूम है V1, जबकि हीट देने के बाद वॉल्यूम हो गया इसका V2। तो इस तरह से अगर कहूँ तो इसके अंदर वॉल्यूम में चेंज आया, हीट देने की वजह से वॉल्यूम में चेंज आया, और वो वॉल्यूम में चेंज है V2 माइनस V1। इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा V के इक्वल। तो इस तरह से यदि हम इस सिस्टम में हीट देते हैं तो हीट देने से सिस्टम के जो पार्टिकल्स, सिस्टम के अंदर जो लिक्विड रखा हुआ है इसके पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, जिससे इसका वॉल्यूम बढ़ गया। मान लेते हैं यहाँ ये जो आपको लेयर दिख रही है इसकी, ये पहले की प्रीवियस लेयर जब हमने हीट नहीं दिया, अब ये है जब हमने इसको हीट दिया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और इस डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा एक्स मान लेते हैं। डेल्टा एक्स ही है, ये हमने कंसिडर कर लिया कि ये जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एक्स है। वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया। वॉल्यूम इंक्रीज़ तभी हुआ जब ये इनके लेयर के बीच, यानी कि इनकी जो पहले की लेयर थी, पहले की जो लास्ट लेयर थी, और हीट देने के बाद की जो लेयर है उनके बीच की डिस्टेंस वो डेल्टा एक्स मान लिया। अब बच्चों यहाँ पे हमें वही वर्क डन निकालने हैं जो इसके वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम के अंदर जो चेंज आया ना, उस चेंज के लिए जो वर्क डन रिस्पॉन्सिबल है, उसी वर्क डन के बारे में हमें बात करनी है, उसी वर्क डन की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों आपको पता है कि यहाँ पे जैसे हम हीट देंगे, हीट की वजह से इनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी वजह से ये जो आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये पार्टिकल एक दूसरे पे प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। इस प्रेशर की वजह से एक फोर्स जनरेट होगा, और वो फोर्स होगा F इक्वल्स टू P मल्टीप्लाइड बाय A के इक्वल। बच्चों हमें निकालना है वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, वर्क डन इक्वल्स टू, यानी कि वर्क डन, यानी कि हिंदी में इसे कार्य कहते हैं। वर्क डन आपने पढ़ा है, ये इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट के। dx लिख सकते हो, या आप इसे डेल्टा एस एक्स भी लिख सकते हो, डेल्टा एस भी लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट है। तो इस तरह से अगर वर्क डन की बात करें तो इधर अगर ds आया तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो होगा dw के बराबर। मैं इसे लिख सकता हूँ f, चूँकि यहाँ पे dx है लेकिन हमने इसको डेल्टा मान लिया है तो हम इसे d कर लेते हैं। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट यहाँ dx आया हुआ है, इसलिए मैं इसके जगह पे dx लिख सकता हूँ। बच्चों ये ऊपर वाला ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम कुछ समय के लिए इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं, और आपको यहाँ जो नीचे वाला इक्वेशन दिख रहा है ये, इसे हम इक्वेशन सेकंड कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे आपको F इक्वल्स टू जो वैल्यू दिख रही है वो इसके जगह पे आपको रखनी है। तो इस तरह से ये dW की वैल्यू हो जाएगी, F के जगह पे आपको लिखने हैं PA मल्टीप्लाइड बाय D, एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम एरिया का मल्टीप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट से तो ये इक्वल होगा वॉल्यूम के। तो आपको यहाँ ये जो भी दिख रहा है एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे स्मॉल है, इसलिए A मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट को हम वॉल्यूम लिख सकते हैं। चूँकि dx यानी कि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, इसलिए मैं A मल्टीप्लाइड बाय dx के जगह पे, यानी कि A मल्टीप्लाइड बाय dx के जगह पे dv लिख सकता हूँ। तो इस तरह से अब हमारे पास जो वर्क डन होगा dw, ये होगा P मल्टीप्लाइड बाय dv। तो इस तरह से वर्क डन हमें मिल गया।
बच्चों यहाँ पे चूँकि डिफरेंशियल का साइन आया हुआ है इसलिए मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। यहाँ इंटीग्रेशन होगा, इसकी लिमिट लगेगी 0 से w, dw इक्वल्स टू इसका इंटीग्रेशन होगा v1 से v2 तक, क्योंकि शुरुआत स्टार्टिंग की वॉल्यूम है v1 और फाइनल वॉल्यूम है इसकी v2। यहाँ आप लिख सकते हो जो ये ऊपर लिखा हुआ pdv, इसे आप यहाँ लिख दो pdv। बच्चों इसके बाद आपको dw, जैसा कि आपको पता है dw का इंटीग्रेशन होता है w, और इसकी आपको यहाँ लिमिट रखनी है। यदि आप लिमिट रखोगे तो ये होगा 0 से w तक, और इस तरह से चूँकि p कांस्टेंट है इसलिए हम इसे इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं। यहाँ होगा v1 से v2 तक, और इस तरह से आप यहाँ पे dv लिख सकते हो। चूँकि dv का इंटीग्रेशन आपको पता है, w का इंटीग्रेशन अगर आप इसमें लिमिट रखोगे, पहले आपको अपर लिमिट यानी कि ये w रखना पड़ेगा, इसे अपर लिमिट कहते हैं, और ये आपको w जो दिख रहा है इसे अपर लिमिट कहते हैं, और इसे कहते हैं लोअर लिमिट। यहाँ ये अपर लिमिट होता है, ये लोअर लिमिट होता है। जब आप इसकी वैल्यू को यानी कि अपर लिमिट को रखोगे तो ये होगा w माइनस 0 इक्वल्स टू, यहाँ p के प्लेस पे आपको p लिखना, dv का आपको पता है इंटीग्रेशन होता है v, और आपको यहाँ लिमिट लगाने हैं। चूँकि इसकी जो लिमिट है वो है v1 से v2 तक, तो इस तरह से w इक्वल्स टू यहाँ होगा p, सबसे पहले आपको ये अपर लिमिट v2 रखनी है, तो ये होगा v2 माइनस फिर रखने आपको v1, तो इस तरह से v1 ये आ गया हमें वर्क डन इन थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ w इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं p, चूँकि v2 माइनस v1 को हम डेल्टा v लिखते हैं, तो वर्क डन यानी कि थर्मोडायनेमिकल जो प्रोसेस होता है उसमें जो वर्क डन होता है वो होगा p डेल्टा v के रूप में। तो इस तरह से ये आपको समझ में आ गया होगा कि